दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। नक्सलवाद की कहानी में अभी तक हम नक्सली हिंसा की घटनाओं की भयावहता को देख चुके हैं। आज मैं इस कहानी का चौथा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। नक्सलवाद पर कोई भी बातचीत छत्तीसगढ़ के सलवा जुलूम पर चर्चा किए बिना अधूरी ही रहेगी। तो आज हम पहले तो सलवा जुलूम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इन क्षेत्रों में कथित पुलिस अत्याचार पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में कथित अर्बन नक्सल एक्टिविस्ट के बारे में भी कुछ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। सलवा जुलूम यद्यपि 2005 में शुरू हुआ था और 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बैन किया जाने के बाद धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। लेकिन हाल ही में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बयान के बाद पुनः चर्चा में आ गया है। इस बारे में सुनिए माननीय अमित शाह जी को रिपब्लिक टीवी पर। सलवा जुलूम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था। सलवा जुलूम पर हम आगे बात करें, इसके पहले यह जानना भी जरूरी है कि माननीय जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का इस बारे में क्या कहना है। इस बारे में आप द हिंदू पर उनके साक्षात्कार के अंश देख सकते हैं। That a judge should never defend his judgment in public. Judgment should speak for itself. I said to tackle this quote-unquote menace of Naxalism, the state, which has the exclusive right to use violence through its arms and ammunition. It is the state alone that can use that power. Cannot be used against the targeted group through another instrumentality. In one word to say, you can't outsource your power. I never said Supreme Court never said that you don't fight to the Naxalites. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सलवा जुलूम आखिर है क्या, कैसे शुरू हुआ और कैसे बिखर गया। सलवा जुलूम की कहानी महेंद्र कर्मा जी के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। महेंद्र कर्मा जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की थी। उनका परिवार पहले से दंतेवाड़ा में राजनीति में सक्रिय था। 1980 में वे सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वे बस्तर जिले के पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। 1996 में महेंद्र कर्मा निर्दलीय सांसद चुने गए। बाद में वे बस्तर के कांग्रेस से विधायक बने और मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार में जेल मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ में वे अजीत जोगी सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। 2003 में कांग्रेस की हार के बाद वे छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर रहे। उन्हें नक्सलियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े रहने के कारण बस्तर टाइगर कहा जाता था। प्रारंभ में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने के कारण शायद उनके नक्सलियों के साथ कुछ अच्छे संबंध भी रहे होंगे। उन्होंने 5 से 6 हजार नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी कराया था, परंतु बाद में वे नक्सलियों की विचारधारा के पूरी तरह से खिलाफ हो गए थे। इस बारे में YouTube की चैनल उंगलबाज पर उनका पूरा साक्षात्कार मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं एवं उसका एक अंश मैं आपको सुना रहा हूं। नक्सली मूल रूप से किसी भी प्रकार के विकास का बुनियादी रूप से विरोध करते हैं। उसके पीछे उनकी दलील ये है कि आम आदमी सुविधा भोगी हो जाने के बाद संघर्ष और तथाकथित क्रांति से दूर होता है। महेंद्र कर्मा जी ने सन 1991 में नक्सलियों के विरुद्ध जन जागरण अभियान शुरू किया था, परंतु इस अभियान को अधिक सफलता नहीं मिली। इस अभियान में मुख्य रूप से स्थानीय छोटे व्यापारी ही शामिल हुए थे। सन 2005 में बीजापुर के कुछ गांवों में नक्सलियों ने लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और उन्हें गांव से निकाल दिया।
नक्सलियों ने यह नीति बनाई थी कि जो नक्सलियों का समर्थन नहीं करेगा उसकी जमीनें छीनकर नक्सली समर्थकों में बांट दी जाएगी। ये लोग अपने गांव से भागकर बीजापुर थाने के पास आ गए। महेंद्र कर्मा जी ने इन्हें एकजुट करना शुरू किया और सरकार से यह कहकर इनके लिए थाने के पास ही अस्थायी कैंप बनवा दिए कि ये नक्सलियों के सताए हुए हैं। उस समय सरकार इन लोगों की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित भी थी और उन्हें सभी सुविधाएं और सुरक्षा देना चाहती थी। मैं उस समय स्कूल शिक्षा विभाग में था। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनमथ कुमार राउत आदिम जाति कल्याण विभाग में सचिव थे। मुझे याद है कि श्री राउत एवं तत्कालीन वित्त सचिव श्री DS मिश्रा के साथ मैं बीजापुर के सरकारी दौरे पर गया था और हमने वहां उसी समय स्थापित किए गए राहत शिविर को देखा था एवं शिविर में रह रहे लोगों की सुरक्षा तथा खाने पीने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया था। तब तक सलवा जुलूम ठीक प्रकार से शुरू नहीं हुआ था, परंतु शिविर में रह रहे लोगों में नक्सलियों के प्रति आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। इन्हीं नक्सलियों द्वारा विस्थापित लोगों को लेकर महेंद्र कर्मा जी ने सलवा जुलूम शुरू किया। YouTube पर सलवा जुलूम के शुरू होने के बारे में इस वीडियो का अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। Local tribal leaders formed an anti-Naxal movement last year called the Salva Judum or Peace March. The government got behind it and promised security, training and guns to protect them from Naxal reprisals. The government set up relief camps to house tribals who feared the Naxals. There are now 17 such camps in Chhattisgarh that house 50,000 people. Most of them left their villages hoping the camps would provide them better security from Naxal extortion. But there are reports that villagers were also forced into the camps by Salva Judum leaders. गोंडी भाषा में सलवा जुलूम का अर्थ है शांति मार्च और शुरू में ये लोग मुख्य रूप से शांति मार्च ही निकालते थे। इस बीच टाटा, SR और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां बस्तर में खनन और उद्योग लगाने में रुचि दिखा रही थी। वे भी बस्तर से नक्सलवादी हिंसा को समाप्त करना चाहती थी जिससे उनके काम में बाधा न आए। इन कंपनियों को वन क्षेत्र के जमीनें एवं आदिवासियों की जमीनें भी चाहिए थीं, जिसका न केवल गांव के लोग बल्कि नक्सली भी विरोध कर रहे थे। सरकार इन कंपनियों को समर्थन दे रही थी और नक्सली हिंसा का अंत भी करना चाहती थी। इसलिए सरकार को महेंद्र कर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए सलवा जुलूम में एक अवसर दिखा और सरकार ने सलवा जुलूम का समर्थन करना शुरू कर दिया। सरकार ने सलवा जुलूम के लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया और उन्हें 3,000 रुपए मासिक वेतन देना शुरू कर दिया। उनके लिए बनाए गए अस्थायी शिविरों को स्थायी गांव में तब्दील कर दिया गया। वहां पर पीने के पानी, सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं विकसित की गई। यहां तक तो ठीक था, परंतु सरकार ने सलवा जुलूम के युवाओं को बंदूकें भी दे दी। उन्हें बंदूकों का उपयोग करने की ट्रेनिंग तो ठीक प्रकार से नहीं मिली, पर वे इसका उपयोग उन लोगों को डराने में करने लगे जो सलवा जुलूम में शामिल नहीं थे। इनमें से बहुत से युवा अवैध वसूली भी करने लगे। देखिए ABP न्यूज पर इस बारे में एक रिपोर्ट। सलवा जुलूम एक आदिवासी शब्द है जिसका मतलब शांति का कारवां होता है। कभी खुद कट्टर कम्युनिस्ट नेता रहे महेंद्र कर्मा ने कांग्रेस में आने के बाद सलवा जुलूम आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बात 2005 की है। उस वक्त छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बीजेपी सरकार थी। खुद रमन सिंह को सलवा जुलूम इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना लिया। कहा जाता है कि रमन सिंह सरकार के 13वें मंत्री खुद कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा थे। उन्होंने आदिवासियों को हथियार देने और उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाने के अभियान की शुरुआत की, जिसे सलवा जुलूम कहा गया। सलवा जुलूम के लोगों ने अन्य गांवों के लोगों पर सलवा जुलूम में शामिल होने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। अनेक लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया, फसलें और घर जला दिए गए। ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की संस्था के अनुसार 600 से अधिक गांव जला दिए गए और 3 लाख लोग बेघर हुए। 2005 में लगभग 100 से 150 लोगों के द्वारा शुरू किए गए सलवा जुलूम में सन 2008 तक लगभग 1.5 लाख लोग थे। बस्तर के निर्भीक पत्रकार विकास तिवारी के YouTube चैनल बस्तर टॉकीज में देखिए इसी प्रकार सलवा जुलूम द्वारा जला दिए गए एक गांव की रिपोर्ट का अंश। सुना था कि कई गांव को आग के हवाले कर दिया गया था, तो आज मैं अबूझमाड़ के उसी एक गांव में हूं जिसे सलवा जुलूम के समय पूरी तरह जलाकर तबाह कर दिया गया था। हमारे साथ दादा हैं जो उस पूरी घटना के प्रत्यक्ष गवाह हैं। ये बताएंगे कि सलवा जुलूम के समय क्या क्या हुआ था। दादा, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज में।
सलवा जुड़ूम के समय तो तो सर पूरा आप हमको बताएं दादा कि क्या क्या हुआ था सलवा जुड़ूम के सलवा समय। जुड़ूम के समय सर हम पूरा गांव में आए पूरा और लोगों उधर जुड़ूम तरफ शामिल हो के पूरा गांव घर को पूरा झोपड़ी उपड़ी सब बकरा गुड़ा मुर्गा गुड़ा कुछ नहीं बचा है सर। पूरा को आग जलाए सर। पूरा सत्यानाश कर दिए सर गांव को। गांव के लोग नक्सलियों और सलवा जुड़ूम के बीच पिस रहे थे और दोनों ओर की हिंसा झेल रहे थे। इस बारे में यूट्यूब के चैनल अहिंसा कन्वर्सेशंस पर बस्तर में लंबे समय तक गांव के लोगों के साथ काम करने वाले हिमांशु कुमार जी का साक्षात्कार क्रिएटिव कॉमन्स रीयूज अलाउड पर उपलब्ध है। उसका एक अंश आप भी देखिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने 5000 गुंडे इकट्ठे किए, उनको 303 राइफलें दी और उनसे कहा कि तुम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ा गया और आदिवासियों के गांव पर हमले शुरू किए गए। 650 आदिवासियों के गांव जलाए गए, हजारों लोगों को मार डाला गया, हजारों महिलाओं से बलात्कार हुए, जेलें ठसाठस भर दी गई आदिवासियों से, क्षमता से अधिक। यहां तक कि आदिवासियों को जेल में सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी, सिर्फ 2 घंटे एक शिफ्ट सोती थी, फिर उसको उठा दिया जाता था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो दुनिया की हर जेल में जा सकता है, सूडान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को छत्तीसगढ़ में जेलों में जाने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि बाद में इंटरनेशनल रेड क्रॉस को माओवादी समर्थक संगठन कहकर छत्तीसगढ़ से बाहर निकाल दिया गया। ये जब सब चल रहा था और उसी दौरान सरकार ने ये जो 5000 गुंडे इकट्ठे किए, राइफलें दी, उसका नाम रखा गया सलवा जुड़ूम शांति अभियान। लेकिन इस अभियान में गांव जलाए जाते थे, गांव पर हमला होता था, और जो आदिवासी बहुत सीधे साधे शरीफ आदिवासी हैं वो इन फोर्सेस को देखकर जंगल में भागते थे, भागते लोगों पर गोली चलाई जाती थी, उनकी फसलें जला दी जाती थी, घर जला दिए जाते थे, उनके अनाज के गोदाम जला दिए जाते थे, और महिलाओं के साथ बलात्कार और बच्चों को मारना, बूढ़ों को मारना, वो भाग नहीं पाते थे। ये सब चला भयानक तौर पर। इसके खिलाफ नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा वगैरह सुप्रीम कोर्ट में गए, हम लोगों ने केस डाले और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। बस्तर में काम कर रहे बहुत से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सलवा जुड़ूम का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ लोग इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय भी गए और 5 जुलाई 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नलिनी सुंदर एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन के प्रकरण में आदेश पारित करके सलवा जुड़ूम पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही को आउटसोर्स नहीं कर सकता और सलवा जुड़ूम के नाम पर निजी मिलिशिया को सपोर्ट नहीं कर सकता। हालांकि राज्य सरकार ने इस निर्णय को पूरी तरह से लागू नहीं किया, फिर भी इस निर्णय के बाद सरकार सलवा जुड़ूम को खुला समर्थन नहीं दे पाई और आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। सलवा जुड़ूम हालांकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार द्वारा समर्थित था, परंतु महेंद्र कर्मा के द्वारा इसे शुरू किया जाने के कारण नक्सली इसका बदला महेंद्र कर्मा से ही लेना चाहते थे। इसका खामियाजा 25 मई 2013 को झीरम घाटी की घटना में कांग्रेस पार्टी ने उठाया, जब उसका छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व ही मार डाला गया। इस घटना के बारे में मैं आपको पहले ही एक वीडियो विस्तार से दिखा चुका हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि महिला नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा पर चाकू से 78 वार किए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी लिखा कि नक्सली महेंद्र कर्मा के शरीर के अंग पूरे बस्तर में प्रदर्शित करना चाहते थे ताकि लोगों में भय व्याप्त हो जाए। आइए अब नक्सली हिंसा के परिप्रेक्ष्य में कुछ कथित पुलिस जातियों की बात भी कर लेते हैं। बस्तर में माओवादियों पर कार्रवाई के नाम पर सामान्य लोगों पर पुलिस अत्याचार की खबरें लंबे समय तक मीडिया में चलती रही हैं। मैंने क्योंकि स्वयं इसकी पड़ताल नहीं की है, इसलिए इनकी सत्यता के बारे में मैं नहीं कह सकता, परंतु आपको इनके बारे में बड़े मीडिया चैनलों पर उपलब्ध कुछ सामग्री जरूर दिखा रहा हूं। आगे आप स्वयं अपना मन बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए बस्तर के लिंगाराम कोडोपी का मीडिया कलेक्टिव चैनल पर साक्षात्कार का एक अंश।
मतलब एक गांव में 9-9, 10-10, 20-20 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वो भी पुलिस वाले करके चले जा रहे हैं, पुलिस वाले करके जा रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। आदमी अगर मिल जाता है तो तुम गोली मार देते हो। अब घर रखवाली के नाम से अगर महिला है तो तुम उसके साथ रेप करके चले जा रहे हो। मतलब ये स्थिति अभी वहाँ वर्तमान में बना हुआ है, और अगर कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको तुम कुचलने के लिए किसी भी हद तक के तुम जा रहे हो। इसी प्रकार न्यूज लॉन्ड्री पर आप बेला भाटिया को पुलिस थाने में रेप किए जाने का आरोप लगाते हुए देख सकते हैं। तो ये हुआ ये था कि ये अक्टूबर एंड में ये 3 बड़े रेप्स की ये घटना एक गांव से उठाई गई थी, और उसका फिर हम लोग ने FIR भी दर्ज किया था। और 3 महीने के अंदर जहां हमारी अपेक्षा होगी कि वहां चार्जशीट हो और जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, उसके बदले हम वहां पे ये देखते हैं कि 3 महीने के अंदर ही फिर से उसी थाना में, ये बासागुड़ा थाना में, बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना में फिर से एक और रेप की घटना वहाँ पे घटती है। और जो पहले अगर 3 थे तो इस बार 13 रेप्स की वहाँ पे घटना हुई। बस्तर में पुलिस यातनाओं की प्रतीक बन चुकी सोनी सोरी को इस बारे में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बोलते हुए आप सुन सकते हैं। तो मतलब यही है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और बस्तर से, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी और एक राजनीतिक दल में भी जुड़ी हूँ। पर जेल ने मुझे संघर्ष करना सिखाया, जीना सिखाया, लड़ना सिखाया, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखा है। जो नक्सल केस के मतलब इस तरह का इल्ज़ाम लगा के किए, और नक्सल का नाम से कभी अर्बन बोले, कभी शहरी नक्सल बोले, कभी नक्सलाइट बोले, तो अब खुशी होती है हम सब हैं, मतलब सब जो भी बोले हम हैं, तो ये मैं अपने आप को मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब जेल जाने पे क्या किस तरह से महिलाओं के ऊपर होता है, जो मुझे खुद पे जो मैंने बिताया, ये काम को जो आरोपी इस तरह से लगा के जेल के मतलब ले तो गए, लेकिन उसके बाद जो ताने में जो यातनाएं दिया जाता है, और वो यातनाएं से बहुत ज़्यादा जब जेल चले जाते हैं, जैसे हमको करंट शॉट दिया गया और गुप्तांगों में पत्थरे डाले गए और कई तरह से हमको मारपीट किया गया, यानी इतने टॉर्चर ताने में देने के बाद, जेल के अंदर चले जाने के बाद, उसके बाद वहाँ की स्थिति इतना गंभीर रहता है कि व्यक्ति वहाँ किस तरह से अपने आप को वो करता है। अर्बन नक्सल शब्द के बारे में बात किए बिना नक्सलवाद पर वीडियो श्रृंखला का समापन नहीं हो सकता, इसलिए इस श्रृंखला के अंत में इसी पर बात करते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक अर्बन नक्सल्स द मेकिंग ऑफ बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम, जिस पर बाद में बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम नाम की फिल्म भी बनी थी, में कहा है कि बहुत से शहरी बुद्धिजीवी नक्सलियों की विचारधारा के स्तर पर उनका सपोर्ट करते हैं तथा उन्हें लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट भी देते हैं। इन्हें उन्होंने अर्बन नक्सल कहा है। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि अकादमिक लोग सोशल जस्टिस और मानवाधिकार के नाम पर अशांति फैलाते हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि असली मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सल कहकर पुलिस, सरकारी मीडिया और सरकारी एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जाता है, जिससे देश में असहमति को दबाया जा सके। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सलियों से प्रभावित कहते हुए सुनिए। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगाल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए उनकी सारी सोच गतिविधि डिस्ट्रक्टिव बन गई है और देश के लिए चिंता का विषय, बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकी पूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठा करके उसके मन को पूरी तरह कब्जा कर लिया, उसके विचार प्रवाह को कब्जा कर लिया है और उसी के कारण बार बार ये बोल रहे हैं, इतिहास बदल रहा है। अब फिल्म बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम के ट्रेलर का एक अंश देखिए। ऐसे चले दरगाह की संसारी दुनिया। Are you a Naxal? Is that what you're telling me? Are you a Naxal? Yes, I am. I'm a comrade and so are you. Join me एक नई सोच का नया भारत. Say yes to revolution.
जिन लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाता है उनके बारे में एक वीडियो YouTube के चैनल आई सपोर्ट इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध है। इस वीडियो का एक अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये लड़ाई संसद में नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये फैसला कहां होगा? एक सड़कों पर होगा। Modi may think that the old politics will win. Maybe it will. Disgusting politics, conservative politics, rotten politics, smelly politics, the politics of caste, of religion, of this stupid kind of culture. He may think it will win. But it might be that Modi may be in for a surprise one day, but it is going to happen. The young people of India are going to say, enough is enough. We don't want this shit anymore. आंदोलन की वजह से कुछ पब्लिक को परेशानी हो रही है, इसके बारे में हमें क्या कहना है? क्योंकि जैसे हम बैठे तो कुछ तो हमें अपनी मतलब ट्रैफिक की परेशानी जो भी है वो अपनी राय होती है, ठीक है। और 14 सवाल है, आधा रास्ता खोलने से मसला हल होगा क्या? राय आप ही की लेंगे, वो आप ही को देना है, ठीक है। हाँ, क्या शाहीन 5वां सवाल है, क्या शाहीन बाग के आंदोलन का रंग और रूप बदलने से आंदोलन खत्म या कमजोर होगा क्या? ये हमारे 5 सवाल है जो कि हम जो है अपने हमारे जो साथी है वो 25-25 औरतों को लेके हम लोग बैठेंगे और सवाल ठीक है ना? सवाल SC/ST कम्युनिटी के लिए तो जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट का लॉ ही है, रूल्स हैं, उनको तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको फाइनेंस भी करे इस काम के लिए, पहली बात ये। लेकिन माइनॉरिटीज के लिए हम लोग ये उनसे निवेदन करेंगे कि अभी घर के जेवर बेच के भी, घर की कीमती चीजें भी बेच के, अभी जान है तो जहान है, तो सबसे ज्यादा अहम जरूरत यह है कि घर की कीमती चीजें बेच के भी वो अपने लाइसेंसेस अप्लाई करें। और अब देखिए अर्बन नक्सल के बारे में न्यूज क्लिक पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। पहले तो आप दलित को, माइनॉरिटीज को, आदिवासियों को मारेंगे, फिर जो लोग उनके हक के लिए खड़े होंगे उनको अर्बन नक्सल करके कह के अरेस्ट कर लेंगे। और ये अर्बन नक्सल शब्द है क्या? अर्बन नक्सल कहाँ से आया पता नहीं। ये coin a one word and make that and brand and believe everybody to that and make the people to divide। हमने इस वीडियो श्रृंखला के पहले वीडियो में ही कहा था कि नक्सलवाद की शुरुआत विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले चारू मजुमदार और कानू सान्याल जैसे बुद्धिजीवियों ने की थी, परंतु इसका अर्थ यह हरगिज नहीं है कि गरीबों, पिछड़ों और दलितों के हक के लिए लड़ने वाले प्रत्येक बुद्धिजीवी को अर्बन नक्सल कह दिया जाए। मैं इस वीडियो में इस विषय पर इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता। हमारे सुधी दर्शक स्वयं ही समझदार हैं। अंत में यही आशा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से नक्सल समस्या से शीघ्र मुक्ति मिले और विकास की धारा देश के हर भाग तक पहुंच सके। आप सबके प्रेम और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए मैं नक्सलवाद की कहानी की इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूं। जल्दी फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।